वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी के करंट अफेयर। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप यूपीएससी प्री को क्लियर करना चाहते हैं तो इस सेक्शन को नेगलेक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सीधे सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे जून 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक जो भी चीजें न्यूज में रही रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी एंड अप टू एक्सटेंट साइंस, इन सब के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल्दो जो हमने अपने एक्सपीरियंस में पाया, हमने अपने बाद में अपने स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से पाया कि जिसको ये सेक्शन कहा जाता है ये ट्रेडिशनल नहीं है, इसे हमेशा यूपीएससी करंट से जोड़कर ही पूछता है। अगर हम लास्ट कुछ ईयर की ट्रेंड एनालिसिस देखें इस पर्टिकुलर डायमेंशन के क्वेश्चंस की, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2011 में 21 क्वेश्चन, और इसी तरह से आप अगर देखें 2018 तक तो कहीं पे भी ये कम नहीं रहा 18। इसमें एग्जैक्टली वही सारे क्वेश्चन रखे गए हैं जो डायरेक्टली न्यूज़पेपर से रिलेटेड थे। 2018 में 18 क्वेश्चन ऐसे थे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इस सेक्शन के जो सीधे सीधे न्यूज़पेपर से एविडेंट थे। हम लोग ने जैसे नोट्स 2018 में बनाए थे उसमें से काफ़ी कुछ एज इट इज़ मिला था, और इसमें आपको डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। अब इसको जो हम लोग ने बनाया है, इसका प्रोग्राम ये है कि इसमें थोड़ा सा कॉपरेशन आपको करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हम बताएंगे और कुछ चीज़ें जो हम आपको होमवर्क के तौर पे करने को देंगे या रिसर्च के करने के तौर पे देंगे वो आपको करना होगा। तो अभी तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि एनवायरनमेंट सेक्शन का एक ऐसा रोल है जिसको आपको हर तरह से तैयार करना ही होगा अगर आप यूपीएससी प्री क्लियर करना चाहते हैं तो। इस वीडियो सीरीज में हमने कई सारे सोर्सेस का यूज किया है, द हिंदू का, इकोनॉमिक टाइम्स का, पीआईबी, राज्यसभा टीवी, साइंस टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। तो एक डाइवर्सिफाइड चैनल है और डाइवर्सिफाइड नॉलेज आपको मिलेगा, तो इसके बाद आपको बहुत कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो इन स्लाइड्स का पीपीटी का एक पीडीएफ बनाकर हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन हो इन रिगार्डिंग सब्जेक्ट के, रिगार्डिंग प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। सीधे सीधे हम आते हैं, बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक द हिंदू की न्यूज थी नॉइस पोल्यूशन को लेकर। अब नॉइस पोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बट जो यूपीएससी का एंगल है उसके अकॉर्डिंगली क्या पूछा जा सकता है इस पे हम बात करते हैं। तो जिस चीज को हमने येलो से हाईलाइट किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन्हीं के अलग अलग पॉइंटों को यूपीएससी डिस्कस आपसे कर सकता है। देखिए, ऐसी कोई अनवांटेड साउंड जो ह्यूमन ईयर को पेन कॉज करे, इरिटेशन कॉज करे, इसे हम नॉइस का टर्म देते हैं, राइट। एनी अनवांटेड साउंड दैट कॉज इरिटेशन एंड पेन टू ह्यूमन ईयर इज टर्म्ड एज नॉइस। ये बहुत जनरल सी बात है, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था। यहां से स्टार्ट होता है कि नॉइस को का यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है। तो नॉइस का मेजरमेंट यूनिट है डेसिबल। नोट करिए, डेसिबल, which indicate the loudness of the sound, which indicates the loudness of the sound. Next point. अब मुद्दा ये होता है कि कितना, क्या हमें नॉइस लगेगा और क्या, कौन सी वॉइस हमें नॉइस नहीं लगेगी। तो सीधी सी बात है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग मेंटल और हेल्थ कैपेसिटी में ये डिफरेंट हो सकता है कि कब कौन सी वॉइस आपको नॉइस लगती है और कब कौन सी वॉइस नहीं। इन जनरल 85 डेसिबल से ऊपर की वॉइस नॉइस कॉज करती है, और बिल्कुल क्लियर मेडिकल फैक्ट है दैट दिस कैन अफेक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर वर्क एक्सेट्रा। तो फाइनली रिजल्ट आया कि 85 डेसिबल से ऊपर की वॉइस लाउड है। तेज आवाज में बात करना है 85 से डेसिबल से ऊपर। 100 टू 125 डेसिबल एक अनकंफर्टेबल स्टेज आ जाती है। अगर इतनी वॉइस या ऐसा कोई भी नॉइस चल रहा हो जिसका जो लाउडनेस लेवल है वो एक 100 से 125 लेवल है, तो वो डिस्टर्ब कॉज करेगा।
अब मुद्दा एक बनता है कि भैया कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऐसी बॉडी है जो शहर के अलग अलग भागों में या अलग अलग सेंटर्स पे नापता है। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिसाइड करता है कि किस जगह पर क्या नॉइस लेवल होना चाहिए और कितना नॉइस लेवल होना चाहिए, राइट। याद रखिएगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपके लिए बनाया हुआ, आप इसको ध्यान दीजिए। सीपीसीबी ने अलग अलग जोन्स में बांट रखा है और दिन और रात के डेसिबल्स को डिसाइड कर रखा है, दिन और रात के लाउडनेस लेवल को डिसाइड कर रखा है। अगर कोई जोन इंडस्ट्रियल जोन है तो वहां पे जो परमिसेबल नॉइस लेवल होना चाहिए, दैट शुड बी 75 डेसिबल। इंडस्ट्रियल जोन में जो नॉइस लेवल होना चाहिए 75 डेसिबल, और नाइट के टाइम में होना चाहिए 70 इंडस्ट्रियल में। देखिए हम लोग मानकर चलते हैं कि रात भर भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एक्टिव रहती है, काम करना ही पड़ता है। तो अब आप देख सकते हैं ना, 85 नॉर्मल है, हम 100 टू 125 में अनकंफर्ट होते हैं, 70 तक अलाउड है। किसी भी कमर्शियल जोन में कोई भी, फॉर एग्जांपल कनॉट प्लेस ऑफ दिल्ली, तो कमर्शियल जोन में दिन में 65 और रात में 55। रेजिडेंशियल जोन में आप देख सकते हैं दिन में 55, रात में 45, और साइलेंट जोन में 50 डेसिबल एंड 40 डेसिबल। और अगर आप रियल डेटास पे जाएंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि शायद हम लोग आज की डेट में रेजिडेंशियल जोन जहां पे 55 45 होना चाहिए, यहां मोर देन 85 75 95 अलग अलग शहरों का अलग अलग है। आप दिल्ली के किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में करोल बाग को में जाएं, या लखनऊ में कहीं पे जाएं, चंडीगढ़ में कहीं पे जाएं, तो आपको अच्छा खासा साउंड लेवल मिलेगा। अब एक और मुद्दा होता है कि साउंड, ये साइलेंट जोन क्या होते हैं। तो याद करिएगा, एज पर सीबीसीबी, साइलेंट जोन्स का मतलब है ऐसे एरिया जो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल एंड कोर्ट के 100 मीटर्स प्रीमाइसेस को कवर करते हैं। इस फॉर एग्जांपल, जैसे कोई स्कूल है तो उसके 100 मीटर सराउंडिंग का एरिया क्या आएगा, साइलेंट जोन आएगा। तो याद रखिएगा, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोर्ट्स के चारों तरफ आने वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट जोन बोलते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा वर्कआउट आपको और करना है कि नॉइस लेवल के बारे में और इसके क्या हैजार्ड्स हैं। या आपने इवन जब बेसिकली इन्वायरमेंट इकोलॉजी वगैरह पढ़ा होगा तो आपने नॉइस पोल्यूशन को डिटेल में पढ़ा होगा कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो आप इसको देख सकते हैं। ऑल द फायदे तो होते नहीं है, बट मे बी कुछ हो, आप इसको चेक करिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं क्रायोस्फीयर का मतलब क्या है। क्रायोस्फीयर का मतलब है कोई ग्लेशियर, कोई बर्फ से जमा हुआ पहाड़, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। क्रायोस्फीयर का मतलब क्या है कि साल के किसी भी समय वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से जाता हो, किसी भी समय। और एक मिनिमम पीरियड जब उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का या उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम जाता हो, राइट। द एरिया of the snow or ice which are subject to temperature below 0 डिग्री सेल्सियस for the least part of year compose the cryosphere। क्रायोस्फीयर एक बड़ा टर्म है। अब जरूरी नहीं कि कोई हिमालयन है, हिमालय है, या कोई और माउंटेन है, इसको ही हम क्रायोस्फीयर बोले, अंटार्कटिका को ही बोले, कोई फ्रोजन पार्ट ऑफ ओशन, समुद्र का कोई हिस्सा जमा हुआ है, एनी रिवर और लेक, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द क्रायोस्फीयर। ओके, तो क्रायोस्फीयर आप समझ चुके हैं कि ऐसा ऐसा कोई भी एरिया जहां टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता हो एक मिनिमम पार्ट ऑफ टाइम तक, चाहे वो लेक हो, चाहे कोई रिवर हो, फ्लोइंग रिवर हो, और कोई ओशन हो, इसको हम लोग ने क्या नाम दिया, क्रायोस्फीयर नाम दिया। रोल ऑफ क्रायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर क्रायोस्फीयर का रोल क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। क्रायोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोल ऑफ क्रायोस्फीयर, आपने एल्बिडो सुना होगा, द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी। जब सूरज की लाइट अर्थ पे पड़ रही है तो उसका एक मेजर पार्ट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, और अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एल्बिडो बहुत इसेंशियल है। क्लाउड से रिफ्लेक्शन होता है, स्नो से रिफ्लेक्शन होता है, तो ये एल्बिडो। तो आप जो क्रायोस्फीयर के रोल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इनका जो अर्थ की सरफेस पर सबसे हाईएस्ट एल्बिट्यूड है। इसका क्लियर मतलब यह है कि जब सूरज की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन कॉज करती हैं वो यही क्रायोस्फीयर करते हैं। तो अगर आप ऐसे समझिए कि ये क्रायोस्फीयर डिसअपियर होते हैं तो अर्थ का टेम्परेचर डायरेक्टली बढ़ना स्टार्ट होगा।
क्लियर है? एल्बिडो मीन्स रिफ्लेक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी। तो आइस की और स्नो की रिफ्लेक्शन अर्थ की सरफेस पर सबसे ज्यादा होता है। वैसे तो आपने क्लाउड पढ़ा होगा, लेकिन अर्थ की सरफेस की बात करें तो इसमें क्या आंसर होगा? स्नो और आइस का होगा। और क्लियर है? आपको बिल्कुल क्लियर होगा, जो प्योर वाटर है ग्लेशियर के फॉर्म में ही हर जगह पे है, या क्रायोस्फीयर के फॉर्म में ही है। अगर कभी ग्लेशियर पिघलने शुरू होते हैं तो सबसे बड़ी जो वाटर क्राइसिस होगी, आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नहीं मिला होगा आपको कहीं, जो क्रायोस्फीयर होते हैं या जो आइस सीट होती है, दे वर्क एज अ ब्लैक बॉक्स। अब क्वेश्चन होता है कि ब्लैक बॉक्स की तरह, ब्लैक बॉक्स आपने सुना होगा एयरप्लेन वगैरह में ब्लैक बॉक्स हम हिस्ट्री रिकॉर्ड करने के लगते हैं। बेसिकली लेयरिंग होती है। मान लीजिए कि आज की डेट में एक पहाड़ है और उसमें किस प्रकार का जानवर रह रहे हैं, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, कैसा वेजिटेशन है, और फिर अगली लेयरिंग हुई, कुछ वेजिटेशन उस लेयर के नीचे दब गए। ऐसे धीरे 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 कर कर हम उसमें लेयरिंग देख सकते हैं। अगर हम उसको एक वर्टिकल कट लें आइस सीट का, तो हम पाएंगे कि हम अलग अलग टाइप के आइस के कलर हैं, अलग अलग टाइप के वेजिटेशन है, जो बहुत हद तक हमें इस ग्लेशियर की या इस क्रायोस्फीयर की हिस्ट्री को डिफाइन कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्रायोस्फीयर और ग्लेशियर एक्ट एज अ ब्लैक बॉक्स। अगले मुद्दे पे, अगर मान लीजिए कि ग्लेशियर कभी डिसअपियर होने लगे, ऑल 2100 में 21 है, कभी डिसअपियर हो जाए, तो जो सबसे बड़ी क्राइसिस आने वाली है, दैट इज अ वाटर वॉर। पानी की कमी से ऐसी लड़ाई होगी नेशनों के बीच में, जिसे हम वाटर वॉर बोलेंगे। अगला, सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल राइज। और सी लेवल बढ़ने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो कोस्टल पॉपुलेशन को होगी। और आपको पता है, जैसे हम इंडिया में ही बात करें, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बहुत फर्टाइल है। ईस्टर्न घाट तो काफी फर्टाइल है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न घाट। बट अगर ईस्टर्न घाट पूरा डूब जाएगा तो बहुत सारे लोगों के जॉब्स पर क्वेश्चन हो जाएंगे, रिहेबिलिटेशन के इश्यूज आएंगे, और हम बहुत बड़ी फर्टाइल लैंड खो देंगे, जो रिलेटिवली आगे चलकर फूड क्राइसिस और माइग्रेशन क्राइसिस इन सब चीजों में बदल सकती है। इसमें जो सबसे प्रॉब्लम होगी, वेटलैंड खत्म होने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ता रहेगा तो वेटलैंड वगैरह पे संकट बढ़ेगा। आगे जो प्रॉब्लम आएगी वो SIDS, इस पॉइंट को नोट करिए, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, इनको आएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट होता है कि व्हाट इज SIDS। अभी हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे SIDS का मतलब क्या है। इनके अलावा ऊपर जो ऊपर चेंजेस लिखे हैं, इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज होगा कि वो मेजर वेदर पैटर्न को अफेक्ट करेगा। भाई समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो आपको पता है बहुत सारे फिनोमेना, एल नीनो, ला नीनो, मोडोकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिलकर कहीं पे मानसून डिसाइड हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो सी लेवल राइज होने से, टेम्परेचर फिनोमेना डिस्टर्ब होने से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे। तो मेजर जो वेदर पैटर्न है वो बहुत बहुत मेजॉरिटी से डिजास्टर्स होगा, या बहुत उसमें से चेंजेस होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा है SIDS का। ये भी क्वेश्चन, SIDS स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, ऐसे स्टेट होते हैं, ऐसे राज्य होते हैं, या ऐसे छोटे छोटे आइलैंड मान लीजिए, जो दूर वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को। कॉमनली एटॉल आइलैंड हो सकते हैं या कोरल आइलैंड हो सकते हैं, ज़्यादातर कोरल्स हैं, एटॉल्स हैं। ऐसे समुद्रों के बीचों बीच में अगर 4 मीटर भी या 1 मीटर भी समुद्र का पानी ऊपर उठता है, सी लेवल राइज होता है, तो इनके डूबने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपने 2018 में न्यूज़ में पढ़ा था मार्शल आइलैंड के बारे में। आपको यहाँ पे ये भी ढूंढना होगा कि 2000, या आप सीधे सीधे आप SIDS पर काम कर सकते हैं कि कौन कौन से आइलैंड को SIDS माना गया। अभी SIDS का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो SIDS का कॉन्सेप्ट अर्थ समिट 1992, यहाँ पर SIDS का कॉन्सेप्ट आया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थ समिट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो ऑफिशियली नाम था, दैट इज UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अर्थ समिट, राइट। इस पर भी थोड़ा काम कर लीजिएगा। 2005 में SIDS को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम्स में हमने इंक्लूड कर लिया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की डेट में जितने भी पॉलिनेशिया, मार्शल आइलैंड, ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। अब SIDS को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे वहां पे कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करनी है, ये सारी किसके पास है? यूनेस्को SIDS के प्रोग्राम है। स्टार्ट करते हैं। एक न्यूज आती है जिसमें ऐसा न्यूज है कि अगर जो हाउस होल्ड के डर्टी फ्यूल्स हैं, अगर उसे हम क्लीनर फ्यूल से बदल दें तो हम काफी लोगों की लाइफ बचा सकते हैं। अब ये था क्या, इसमें यूपीएससी पॉइंट कैसे क्रिएट होते हैं, या यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं? देखिए, न्यूज है, इंडिया कुड सेव
2,70,000 lives a year by replacing household fuels. तो हाउसहोल्ड फ्यूल्स, डर्टी फ्यूल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ वुड, डंग, कोल, केरोसिन, बिकॉज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अदर जीएचजी गैसेस। तो रिपोर्ट ये कहती है कि अगर क्लीनर फ्यूल्स जैसे कि एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को हम इसका यूज बढ़ाएं और वुड, डंग, कोल, केरोसिन इनका यूज कम करें, तो हर साल हम लोग 2,70,000 लोगों की लाइफ को बचा सकते हैं। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा, समझते हैं। देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अलावा बात करें तो डर्टी हाउस होल्ड फ्यूल, जैसे कोई लकड़ी जला रहा है, कोयला जला रहा है, गोबर के उपले जला रहा है, तो उनसे बहुत सारे फाइन पर्टिकुलेट मैटर का इमिशन होता है। ये फाइन पर्टिकुलेट मैटर हमारे लंग्स और अदर सिस्टम्स के लिए भी डेंजरस होते हैं, लंग्स, ब्रेन एक्सेट्रा के लिए। और ये बहुत सारे निमोनिया, लंग कैंसर और बहुत सारी डिजीजेस के कारण भी बन सकते हैं। तो अगर हम लोग एनी हाउ जो डर्टी हाउस होल्ड फ्यूल्स हैं इसका प्रयोग रोक कर क्लीनर हाउस होल्ड फ्यूल्स को प्रमोट करते हैं, तो हम काफी हद तक एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर लेंगे, एज वेल एज हम लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों के जीवन को भी बचा सकते हैं। एक और बात समझना, हाउस होल्ड फ्यूल्स आउटडोर एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है इंडिया में, एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया में। ठीक है, देखिए यहां से समझिएगा। अब आपको एक होमवर्क अपने आप से करना है, और तो हम लोग इसको लेटर वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे जब हम बेसिक्स पढ़ने पर आएंगे कि व्हाट इज पर्टिकुलेट मैटर या व्हाट इज पीएम। पीएम क्या है इसको आपको डिस्कस करना है। लॉकडाउन के बाद राइटिंग पैड एंड एक्सेट्रा हम अरेंज कर लेंगे, तो उससे आपको पढ़ने में काफी आसानी होगी। जो भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं इसका जो पीडीएफ फाइल है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया इन 2015 भारत में जो एनुअल एयर पॉल्यूशन लेवल था दैट वाज 55 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कितना था? 55 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ फाइन पर्टिकुलेट मैटर। इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए एक क्यूब, एक मीटर का एक क्यूब बनाया जाए, यानी 1 मीटर लंबा उसका क्यूब बनाया जाए, उसमें जितनी एयर आ सकती है उतने ग्राम एयर में 55 माइक्रोग्राम किस चीज का है, उतने माइक्रोग्राम एयर में 55% माइक्रोग्राम पर्टिकुलेट मैटर का है। ये काफी ज्यादा अमाउंट है। आप समझे, दिल्ली में तो कंडीशन और भी वर्स्ट है। दिल्ली में पर क्यूबिक मीटर जो पीपीएम लेवल है दैट इज 3 पीएम पर्टिकुलेट मैटर का लेवल है दैट इज 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी एक क्यूब, 1 मीटर का एक क्यूब हो उसमें जितना भी एयर है उसका 300 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। और आप देखिए डब्ल्यू या डब्ल्यू की बात बात में, पहले हम अपने यहां देखते हैं NAAQ इंपॉर्टेंट है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, कहता है कि जो लेवल होना चाहिए पॉल्यूशन का दैट शुड बी 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कितना होना चाहिए? मिनिमम 40। और दिल्ली में देखिए कितना है? 300। और 2015 में नेशनल एवरेज कितना था? 55 माइक्रोग्राम। राइट, अभी समझिए, अगर हम लोग, ये रिपोर्ट कहती है, अगर हम लोग एनी हाउ डर्टी हाउस होल्ड फ्यूल को क्लीनर फ्यूल से चेंज कर देते हैं तो जो एयर पॉल्यूशन का लेवल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 38 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा। यानी हमारा पर्टिकुलेट मैटर के रेफरेंस में बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना होगा। डब्ल्यूएचओ मानता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहता है कि ये लेवल कितना होना चाहिए? 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। राइट, अब देखिए आगे। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। आप एलपीजी से रिलेटेड 2016 में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट, हम इसका नाम नहीं बता रहे हैं, बस आपको गैस करना है। तो इस प्रोग्राम में क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें जो है गांवों में या गरीबों को गैस के कनेक्शन देने हैं, एलपीजी के सिलेंडर देने हैं और ये सारे काम करने हैं। खैर, इसे देखते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को काफी अच्छा चलाया। 89% हाउस होल्ड आज की डेट में यूज कर रहे हैं एलपीजी गैस।
56.2% अप्रैल 2015 में लोग एलपीजी सिलेंडर यूज कर रहे थे। आज की डेट में कितना कर रहे हैं? 89% कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एरिया है, पूछा जा सकता है। यहाँ पे और बन सकते हैं, आखिर पूरे देश में सबसे ज्यादा अच्छा एलपीजी कवरेज रेशियो क्या है? एलपीजी कवरेज रेशियो का मतलब है कि कितने हाउस होल्ड्स के पास एलपीजी कनेक्शन है। तो नॉर्दर्न स्टेट्स में सबसे अच्छा लेवल है, नॉर्दर्न स्टेट में 99.9% एलपीजी कवरेज रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। सदर्न स्टेट में 99.7% है, वही वेस्टर्न स्टेट में 81.9% है। इसके एक ऑर्डर तैयार कर लीजिएगा, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो कवरेज है हैव लेस देन 80%, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे छोटा सा काम करना है, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि ऐसे कौन से स्टेट है जिन्हें नॉर्दर्न स्टेट कहेंगे, ऐसे कौन से हैं जिन्हें सदर्न कहेंगे, ऐसे कौन से हैं जिन्हें वेस्टर्न कहेंगे, और कौन कौन से नॉर्थ ईस्टर्न है। मैं एक एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसको रिप्लाई करूंगा आपको। आगे देखते हैं। द वर्स्ट एमंग मेजर स्टेट, किनकी स्थिति खराब है? तो झारखंड में एलपीजी कवरेज रेशियो काफी बुरी स्थिति है, केवल 65.4% लोग ही एलपीजी यूज कर रहे हैं। बिहार में 67 और उड़ीसा में 66.9। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एलपीजी कवरेज रेशियो कम कहां पे है? झारखंड में है सबसे कम। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें अब एलपीजी रेशियो बढ़ने से ही हम काफी हद तक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि टॉपिक शुरू ही हुआ था ऐसे कि कैसे डर्टी हाउस होल्ड फ्यूल को क्लीनर हाउस होल्ड फ्यूल से रिप्लेस करके हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट के वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो ग्लेशियर में ब्लैक बॉक्स होता है, सॉरी, जो ग्लेशियर होते हैं दे एक्ट लाइक अ ब्लैक बॉक्स। जैसे एरोप्लेन में आपने पढ़ा होगा, एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है और वो लास्ट टाइम के पूरे एरोप्लेन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यूरिंग फ्लाइट, क्या नहीं हो रहा है, क्या बातें हो रही, सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता है। अच्छा, आप बताना मुझे फिर कमेंट बॉक्स में कि एरोप्लेन में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर क्या होता है, और तो पता होगा आपको सबको। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं। ठीक है, तो ग्लेशियर में जो ग्लेशियर होते हैं वो ब्लैक बॉक्स की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो देखिए, अगर आज की डेट में साइंटिस्ट पास्ट क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना चाहते हैं, न्यूज नंबर 2 है, सॉरी मैं यहाँ पे टॉपिक डालना भूल गया था, न्यूज नंबर 2 है, इसको देखते हैं। तो जो पास्ट क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शन है? तो सबसे अच्छे ऑप्शंस में है ट्री रिंग्स रिकॉर्ड अर्थ क्लाइमेट। पेड़ों के अंदर जो रिंग्स पाई जाती हैं, पेड़ों को काटिए, एक हॉरिजेंटल सेक्शन काटेंगे तो उसमें हमें कुछ रिंग्स मिलती हैं, वो हजारों सालों का रिकॉर्ड रखती हैं। अभी कैसे रखती हैं मैं बताता हूं आपको। ट्रीज कैन कीप अ रिकॉर्ड ऑफ अर्थ क्लाइमेट, राइट। ये रिंग हमें बताती हैं कि हाउ ओल्ड द ट्रीज। ये आप सबको ये पॉइंट पता होगा कि पेड़ों में जो अंदर वलय बने रहते हैं, जो रिंग्स होती हैं, वो हमें बताती हैं कि पेड़ कितना पुराना है। और हर बार वो रिंग हमें ये भी बताती हैं कि किस साल का पैटर्न क्या रहा होगा, किस साल ज्यादा पानी बरसा होगा, कौन सा वेट ईयर रहा होगा, कौन सा ड्राई ईयर रहा होगा। अभी आप देखिए, बहुत आसान है, काफी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अगर हमने किसी पेड़ को काटा तो उसमें हमें कलर दिखता है, एक दिखता है डार्क कलर की रिंग है, एक दिखता है लाइट कलर की रिंग है। तो 1 लाइट रिंग प्लस 1 डार्क रिंग इक्वल्स टू 1 ईयर ऑफ ट्री लाइफ, राइट। इतना क्लियर? आगे देखिए, इस डायग्राम में भी हम आपको बताएंगे, इसमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। द लाइट रिंग रिप्रेजेंट वुड दैट ग्रीव इन अर्ली समर। जो लाइट रिंग है वो अर्ली समर में ग्रीव हो रही है। तो हमने आपको बताया कि एक लाइट रिंग और एक डार्क रिंग मिलकर बनाती है एक ईयर। देखिए, 1 लाइट रिंग प्लस 1 डार्क रिंग इक्वल टू 1 ईयर ऑफ ट्री लाइफ। जो लाइट रिंग होती है, जैसे देखिए इसमें 2 कलर दिख रहे हैं, लाइट रिंग होती है, अभी और जूम करके दिखाता हूँ। लाइट रिंग दिखाता है कि ऐसी लकड़ी जो अर्ली समर में हुई हो, अर्ली समर में फॉर्मेशन हुआ, और जो डार्क रिंग दिखाती है वो ये बताती है कि लेट समर में। देखिए, यही कलर और उसकी विड्थ, जो इसका कलर है और विड्थ, ये हमें बताता है क्लाइमेट चेंज के बारे में कि क्या क्लाइमेट हुआ। अब देखिए, ऐसी रिंग जो वेट ईयर, यानी जब पानी ज्यादा मिला होगा, जब मॉनसून अच्छा हुआ होगा, तो क्या हो जाएगी, बहुत वाइडर होगी, राइट। और अगर कोई रिंग थिनर है तो हम समझ सकते हैं उस साल पानी कम मिला होगा या उस साल पेड़ का फॉर्मेशन कम हुआ होगा। अब देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा,
पहली ईयर की ग्रोथ छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो ये वाली रिंग काफी चौड़ी है ना, तो काफी वाइडर रिंग है, तो आप इससे गैस कर सकते हो ये कैसा साल रहा होगा। बहुत मॉनसूनल ईयर रहा होगा, या मॉनसून अच्छा रहा होगा, या वेट ईयर रहा होगा। तो अब यहाँ से गिनते शुरू होगा, 1 साल 2 साल ऐसे करते गिनते होगी, तो भाई ये 10वां जो साल था यहाँ पे बहुत वेट ईयर था, पानी काफी बरसा था। इसके जस्ट बाद देखा हमने बहुत पतली सी रिंग है, तो हमने गैस किया भैया यहाँ तो क्या रहा होगा, एक वेट ईयर रहा, सॉरी एक ड्राई ईयर रहा होगा, राइट। अब देखिए, अगर जो लाइट वाला पार्ट है वो दिखाता है कैसा, स्प्रिंग ग्रोथ को, और जो लेट जो सॉरी डार्क वाला जो पार्ट है वो क्या दिखाता है, लेट ग्रोथ को। तो काफी कुछ समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे पेड़ों की रिंग हमें एज बताने के साथ साथ पूरे क्लाइमेट हिस्ट्री को भी बताता है, राइट। आगे चलते हैं, दूसरा ऐसा जो एविडेंस है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो का रिंग जो है आपको मिल जाएगा। देखिए, एक आइस कोर में पूरा रिकॉर्ड होता है कि हजारों सालों में क्लाइमेट में क्या चेंज हुआ। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब आइस गिरेगी तो आज माने इस ईयर जो भी स्नोफॉल हुआ, इसमें जो भी वेजिटेशन हुआ, उसका कुछ हिस्सा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी स्नो के साथ प्रेस हो जा रहा है, धीरे धीरे करके लेयरिंग होती चली जा रही है, और एक बहुत बड़ा सा स्नो का भंडार बनता चला जा रहा है। तो इसी से समझने की कोशिश करेगा, आइस शीट एंड ग्लेशियर नियर पोल्स फॉर्म्ड फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर ऑफ एक्यूमुलेटिंग स्नोफॉल्स। बिल्कुल, जो ये पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ बने, एक दिन में तो बने, धीरे धीरे स्नो एक्यूमुलेट हो के बनती चली गई है। ईच लेयर ऑफ आइस टेल्स स्टोरी, हर बार हमें ये हर परत ये बताती है कि उस साल उस समय क्या हुआ होगा। ये आइस जो है वो होल्ड करके रखती है अपने साथ बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल्स को, ग्रीन हाउस गैसेस को, बहुत सारे एरोसोल्स को, डस्ट को, पॉलेंस को, सी सॉल्ट को, और तो इससे हर बार हम अगर एक वर्टिकल कट निकालते हैं, देखिए जैसे कि आप इसमें देखिए, जैसे कि इसने वर्टिकल कट निकाला हुआ, ये वर्टिकल कट है, तो यहाँ पे हम देखें ऐसे लेयरिंग करेंगे तो हमें हर बार इसके अलग अलग कंपोजिशन मिलेंगे, तो हम इससे हम पास्ट पूरे एग्जामिनेशन को समझ सकते हैं कि पहले क्या रहा होगा और आज की डेट में कैसा है, राइट। चलिए हम अपने न्यूज नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 3 के अंदर जियो इंजीनियरिंग, थोड़ा सा वर्कआउट करिएगा जियो इंजीनियरिंग होता क्या है। तो अब हमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका ऑब्जेक्टिव है कि कैसे जियो इंजीनियरिंग से हम क्लाइमेट चेंज को डिफीट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। 2019 के प्रीलिम्स एग्जाम में जियो इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा था, अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, जियो इंजीनियरिंग है क्या। जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड, नंबर 1, मैनेजिंग सोलर रेडिएशन, सूरज से जो रेडिएशन आ रहा है उसको मैनेज करने की जो टेक्नोलॉजी है वो कौन दे रहा है, जियो। जियो स्टैंड्स फॉर अर्थ एंड इंजीनियरिंग, यू नो व्हाट इज रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में क्या कहता है, एसआरएम आता है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट आता है, एंड ग्रीन हाउस गैस मैनेजमेंट आता है। अब देखिए, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का मतलब क्या है। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का मतलब यह है कि स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ सन एनर्जी बैक इनटू, यानी जो भी सोलर इंसोलेशन है, जो भी सूरज की लाइट पृथ्वी तक आ रही है, उसके कुछ हिस्से को हम वापस रिफ्लेक्ट करा सकें। फायदा क्या होगा, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा एल्बिडो होगा उतना अर्थ का टेम्परेचर हम कंट्रोल कर पाएंगे। एल्बिडो क्या है, लास्ट वीडियो में जाकर देखिएगा। वैसे एल्बिडो का मतलब होता है रिफ्लेक्शन कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी। अर्थ पर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन है किसका, किस चीज का, आइस और स्नो का, ठीक है। तो एसआरएम की टेक्निक में हम वो टेक्निक यूज करते हैं कि कैसे हम सूरज की लाइट को थोड़ा सा और ज्यादा स्पेस में भेज सकते हैं। अगर हम उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देंगे तो हम अपनी ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1, देखिए एसआरएम की टेक्निक में एल्बिडो इनहेंसमेंट, एनी हाउ वी हैव टू इंक्रीज द एल्बिडो पावर। कैसे, देखिए इसमें हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग द रिफ्लेक्टिवनेस ऑफ क्लाउड और द लैंड सरफेस। एनी हाउ हमें लैंड सरफेस ऐसी बनानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा रोड टार की बनती है, काले डामर की बनती है, अगर हम इसका कलर चेंज कर दें तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर रोड का कलर ऐसा कर दें कि इस पे पड़ने वाली लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट हो, तो हो सकता हो कि एल्बिडो इंक्रीज हो, बिल्कुल होगा ही। इसी तरह अगर क्लाउड की रिफ्लेक्टिवनेस बढ़े तो एल्बिडो मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए, दूसरा हमारे पास तरीका है एसआरएम का, स्पेस रिफ्लेक्टर। कुछ ऐसे
टेक्निक से हम सनलाइट के स्मॉल प्रोपोर्शन को अर्थ तक आने से ही रोक दें। ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पेस रिफ्लेक्टर्स। ठीक है। तीसरा, ऐसे एरोसोल्स का यूज करना। ठीक है, एरोसोल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स का यूज करना कि वो अपर एटमॉस्फेयर में क्या करें, सनलाइट को रिफ्लेक्ट। आप जानते हैं डस्ट पार्टिकल जो है, डस्ट पार्टिकल इन एयर एक्ट एज एरोसोल्स, और हमारे बहुत सारा जो एल्बिडो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन भी है, डस्ट भी है। यानी जो सूरज की लाइट आ रही है वो डस्ट से भी रिफ्लेक्ट हो रही है। 2019 में क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस क्वेश्चन को देखिए। कहा कि अभी कुछ दिनों पहले साइंटिस्ट सजेस्ट कर रहे थे सर इस क्लाउड थिनिंग के बारे में। ठीक है, कि इसमें इंजेक्शन किया जाए ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बात हो रही थी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल। अब आप देखिए, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल के बारे में आपने पढ़ा, स्मॉल रिफ्लेक्टिव पार्टिकल इनटू एटमॉस्फेयर, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो देखिए अभी मैंने बताया, अगर हम किसी भी तरह से एल्बिडो बढ़ाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है ऑब्जेक्टिव। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट क्यों है, टू कंट्रोल और टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि जितना ज्यादा सूरज की रोशनी अर्थ पे नहीं आएगी हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक और हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, जीजीआर ग्रीन हाउस गैस रिमूवल टेक्निक के बारे में। कार्बन जियो इंजीनियरिंग का ही टाइप है। जीजीआर ग्रीन हाउस गैस रिमूवल टेक्निक का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एनी हाउ हम अर्थ पर मौजूद ग्रीन हाउस को कंट्रोल करें या कम करें। जीजीआर टेक्निक एम टू डायरेक्टली रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आप कैसे कर सकते हैं, देखिए देयर आर फॉलोइंग दिस। एफॉरेस्टेशन, जितना ज्यादा आप पेड़ लगाएंगे, बहुत जनरल आइडिया सबको पता है। ज्यादा से ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा पेड़ों को लगाते हैं। समुद्रों में बहुत सारे यूट्रोफिकेशन के आइडिया को प्रमोट करते हैं। एक शब्द आप लोग जरूर पढ़िएगा, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पढ़ा भी होगा। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने थोड़ा बहुत बेसिक एनवायरमेंट इकोलॉजी वगैरह पढ़ा हुआ है। लाइक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवल इसके करंट अफेयर्स को, जो इस साल 2020 और 2021 में भी इवन यूजफुल रहेंगे आपके लिए, एग्जाम के लिए, राइट। तो बायो एनर्जी, कार्बन कैप्चरिंग मेथड से हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एम्बियंट एयर कैप्चर, कुछ ऐसी मशीन बनाई जाए, ऐसी मशीन बन भी चुकी हैं जिससे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एब्सॉर्ब कर ले एटमॉस्फेयर से। ओशन फर्टिलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब इसे यही यूट्रोफिकेशन है एग्जैक्टली। आपने देखा होगा अगर किसी झील में पानी बहकर जा रहा है तो वहां पे एल्गल ब्लूम जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो अगर हम ओशियंस में कुछ जगहों पर कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दें तो वहां पे देखेंगे कि कार्बन की ग्रोथ हो रही है, थोड़ी सी कार्बन की ग्रोथ ज्यादा हुई है, राइट। तो दिस इज ओशन फर्टिलाइजर्स। अब वो कार्बन की ग्रोथ होगी तो अपने साथ होल्ड कर लेगा वो कार्बन को, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी। इनहांस वेदरिंग एक और टेक्निक है जिसमें हम कुछ ऐसे मिनरल को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे जो किससे रिएक्ट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे और उसको होल्ड करेंगे, राइट। तो दीज आर सम टेक्निक्स ऑफ जीजीआर ग्रीन हाउस गैस रिमूवल। फाइनली जीजीआर एंड एसआरएमआर नोन एज जियो इंजीनियरिंग। क्लियर हो गया पॉइंट सबको? तो इतने टॉपिक पढ़ा, अगले वीडियो के साथ हम लोग जल्दी आएंगे।